हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। कैसे आप लोग, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस का केस क्वेश्चन। बहुत ही मजेदार का एकदम यहाँ पे क्वेश्चन लाया हूँ। और आपको मैं बता दूँ, हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटिकल साइंस हो या डिजास्टर मैनेजमेंट हो, इन पांचों सब्जेक्ट से मैंने क्वेश्चन लाया है। सबसे ज्यादा यहाँ पे 10 ही क्वेश्चन लिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 10 10 10 करके जो है ना, वो आगे बढ़े तो ज्यादा बेस्ट होगा। वो आपने कहावत नहीं सुनी, धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उसी तरीके से मैं जो अभी दे रहा हूँ ना, इसको पूरे ध्यान से मेरी बात को कैप्चर करना, सुनना, समझना, नोट करना, और आज के आज इसको याद कर लेना। लेकिन अगर लगता है कि यार सर याद होने में बड़ा टाइम लगेगा, तो पहले इसको समझना। और समझ लोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ 50% से ज़्यादा आपको यूं ही याद याद हो जाएगा। बाकी कुछ नोट कीजिएगा तो याद कीजिएगा, थोड़ा सा पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। बोझिल नहीं है कुछ, बस समझना है भाई। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार का सेशन होने वाला है, और बहुत ही मज़ेदार का, बहुत अच्छा लगेगा। सबका यहाँ पे मिला हुआ है, सारा मिला हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले सवाल यहाँ पे लेते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। धर्मनिरपेक्ष राज्य मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, एकदम VPI सवाल, इसको नोट कर लीजिएगा एग्जाम में। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? तो मैं पहले अपनी भाषा में समझा दूं। धर्मनिरपेक्ष राज्य मतलब वैसा वैसा एक ऐसा देश या एक ऐसा राज्य जहाँ पे उसका एक अकेला अपना धर्म ना हो, बल्कि जितने सारे धर्म हो ना, सभी को बराबर का अधिकार देता हो। यानी कि वहाँ का कानून, वहाँ का संविधान, चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, कोई भी लिंग का हो, सबको बराबर अधिकार देता हो। तो अगर वो ऐसा है तो बोलेंगे धर्मनिरपेक्ष। जैसे हमारा भारत, यहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, हर किसी को, हर कोई रहता है, और सबके लिए संविधान में बराबर बराबर का अधिकार दिया गया है। वही बात यहाँ पे लिख दिया गया है। वैसे राज्य जिनमें किसी भी धर्म विशेष और प्राथमिकता ना देकर सभी धर्मों को समान आदर प्राप्त हो, मतलब समान अधिकार, आदर मतलब इज्जत, और उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। तो इसको अपने शब्दों में बोल सकते हैं कि वैसे राज्य जिसमें किसी भी धर्म को विशेष मतलब खास करके नहीं बोला कि ये हमारा खास राज्य मतलब धर्म है ना, ऐसा नहीं। और प्राथमिकता ना दे करके, मतलब उसको प्राथमिकता नहीं देगा, प्रायोरिटी नहीं देगा, यही खास धर्म है। जितने धर्म है सबको सेम अधिकार, सेम इज्जत, सेम आदर, सब उसको देगा। तो अगर जिस राज्य में ये नियम फॉलो होगा, उसी राज्य को बोलेंगे धर्मनिरपेक्ष। जैसे क्या होगा, भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य। इस तरह से धर्मनिरपेक्ष राज्य का बहुत सारा लिस्ट है। और जैसे बहुत सा ऐसा देश, जैसे कि सऊदी अरब, आपने सुना होगा। तो सऊदी अरब में मुस्लिम ज्यादा है, तो वहाँ पे मुस्लिम राज्य वो। तो सऊदी अरब धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा भारत जो है सबसे प्यारा, दुनिया का सबसे प्यारा देश हमारा भारत। और भारत एक लौता देश है जहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं। भारत का संविधान सबसे बड़ा है, और हर धर्म के लोग रहते हैं। जैसे कि अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो देखिए हमारे कितने सारे प्यारे प्यारे भारत के लोग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना। हिंदू भाई है, यहाँ पे सिख है, और यहाँ पे ये पंडित भाई क्या, फिर जितने सारे धर्म के देखो, मुसलमान भी है, बौद्ध भी है, ईसाई लोग भी है, मतलब सब धर्म के लोग का अधिकार बराबर दिया गया है। तो बोलेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य, ठीक है। चलिए, अब अगला सवाल आता है, रंग भेद क्या है? रंग भेद नीति आपने सुना होगा। चमड़ी का रंग गोले गोरे या काले रंग होता ना, चमड़ी का रंग गोरा है या काला है। तो आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि गांधी जी गए थे दक्षिण अफ्रीका, और वहां पे गोरे और काले का वो चल रहा था, कानून चला था, जो अंग्रेजों ने जो लाया था। तो उसी को खत्म करने के लिए गांधी जी ने वहां पे सत्याग्रह भी किया था, पहला सत्याग्रह किया था, है ना। तो इसी के बारे में हमको बताना कि रंग भेद क्या है। रंग भेद नीति ही बोल सकता है कि रंग भेद नीति क्या है। देखिए, रंग भेद तात्पर्य, मतलब रंग भेद का मतलब है चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों में भेदभाव करना। मतलब चमड़ी मतलब बॉडी का रंग के आधार पे भेदभाव करना, कि तुम काला हो, हम गोरे हैं, तुम काले मेरे साथ मेरे होटल में नहीं खा सकते हो, गोरे लोग इस होटल में नहीं आ सकता। बेसिकली गोरे लोग अंग्रेज थे, और अंग्रेज का ही दबाव था काले लोगों पे, क्योंकि ये नियम लाया गया था साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। वहाँ के लोग जानते हैं कितने काले काले होते हैं। तो अंग्रेज लोग बोला भाई तुम काले लोगों को अलग नियम बनाया कि गोरे लोग अगर होटल में जाएगा तो काले लोग नहीं जाएगा, इस बोगी में अगर गोरे लोग बैठेंगे तो काले लोग नहीं बैठेंगे। बल्कि इसका शिकार भी हुए थे गांधी जी, है ना। ट्रेन वाला नियम आपको याद होगा, ट्रेन पर से फेंक दिए थे गांधी जी को उठा करके अंग्रेज लोग, यही नियम था। बोला दक्षिण अफ्रीका में गौरव मतलब गोरे लोगों की सरकार ने बहुसंख्यक वाले लोगों के प्रति विभिन्न प्रकार के भेदभाव की नीति अपनाई। इसे ही बोलते हैं रंग भेद नीति। मतलब जो दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोग कौन थे? ब्रिटिश सरकार। और उन्होंने जो बहुसंख्यक, सबसे ज्यादा संख्यक कौन था? काले लोग था। लेकिन अधिकार किसका था? अंग्रेजों का अधिकार था। तो उन्होंने एक नीति लाया, और उसी नीति में जो भेदभाव पैदा किया, भाई ये तुम नहीं कर सकते हो, मेरे साथ ये नहीं कर सकते हो, है ना। तो इसी नीति को बोला गया रंग भेद की।
बोलिए, लिख दीजिएगा। इसी तरीके इस बात को लिखना है कि अ, रंग भेद का मतलब है चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों में भेदभाव पैदा करना। अब इतनी से लिखिएगा तो आपको 2 नंबर कैसे मिलेगा, थोड़ा सा बढ़ाइएगा ना। तो आखिर इसकी बैकग्राउंड क्या है, फ्लैशबैक क्या है कि दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों ने, अब अंग्रेज मतलब गोरे लोग होता था, दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेजों ने, है ना, वहाँ पे जो है वहाँ के जो बहुसंख्यक जो लोग थे उसके प्रति, उसके लिए जो है एक ऐसा नीति लाया था, भेदभाव का नीति। और उसी नीति को बोला गया क्या, रंग भेद की नीति। और यहाँ पे आप देखें तो देखिए भाई, ये नेल्सन मंडेला है ना, ये नेल्सन मंडेला काले हैं, दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति इसकी जाना जाता है, नेल्सन मंडेला। सोच सकते हैं फिर वहाँ के लोगों ने जो किया था, वो वहाँ के लोगों ने जो उसका विरोध किया था, काले और गोरे रंग का विरोध किया था, उसकी यहाँ पे तस्वीर मैं आपके सामने रखा हूँ, ठीक है ना। तो जानिए भाई नेल्सन मंडेला के बारे में जानिए, जो पहले काले व्यक्ति थे जो है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, साउथ अफ्रीका के पहले आश्रित राष्ट्रपति बने थे, और इसको भारत रत्न भी इसको मिला था। तो नेल्सन मंडेला याद है। आगे बढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी से आप क्या समझते हैं, इस मृदा में कौन कौन सी फसल होती है। देखिए जलोढ़ मिट्टी किसको बोलते हैं, जब बाढ़ आती है ना तो नदी के पानी कुछ मिट्टियां भी बहा के ले आती है, तो जो मिट्टी बहा के ले गई, ले जाई जाती है नदी के द्वारा, नदी के द्वारा जो मिट्टी बहा के ले जाई जाती है ना, उसी मिट्टी को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पे मैंने वही लिखा, नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, एकदम अपना शब्द है ना। अब यहाँ पे कुछ और, तो नदी तो ले जाया करता है, समुंदर भी क्या करता है, जो समुंदर में जो लहरें उठती है ना, लहरें उठती है इस तरह से, तो लहरें से जो मिट्टी मिला रहता है वहाँ पे, तो वो लहरें भी जो मिट्टी बहा के साइड साइड करते हैं ना, वो भी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। यहाँ पे लिख रहा कि समुद्री लहरें भी अपने तटों पर ऐसे ही मिट्टी की परतें जमा कर देती है। लहर चलता है ना समुंदर में, तो जो परतें हैं, जो जो लहर की जो परत बना हुआ ना, वो साइड साइड देखते हो मिट्टी जम जाता है, तो वो जलोढ़ मिट्टी है। अब देखते हैं इस मिट्टी में कौन कौन सी फसल होता है, चावल, गेहूं, चना, दलहन, तिलहन, कपास, गन्ना, जूट, सब्जियां, लगभग तो सब कुछ होता है भाई। और आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और बिहार में भी सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा यही जलोढ़ मिट्टी, क्या समझना है। तो यहाँ पे दो चीज समझिए, जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार है, ये 2 प्रकार होता है, 2 प्रकार, 2 प्रकार, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। पूछेगा जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार का है, जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का, एक खादर जलोढ़ मिट्टी, एक का बांगर, बांगर, याद कीजिएगा, खादर और बांगर। चलिए आगे सवाल बढ़ते हैं। बोला कि यहाँ पे क्या, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा किस, क्या समझते हैं। अगर मैं इसको नॉर्मल सी भाषा में बोलूँ, परंपरागत को बोला गया है अनवीकरणीय, और आप बहुत अच्छे जानते हैं अनवीकरणीय किसे कहते हैं। अनवीकरणीय मतलब जिसको एक बार इस्तेमाल करेंगे फिर दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और उसी को बोला गया परंपरागत, जो परंपरा से चलते आ रहा। तो परंपरा से क्या चलते आ रहा, कोयला, एकदम दादा परदादा खंदा, एकदम कई पुश्तों से लोग यूज करते आ रहे हैं ना, कोयला, पेट्रोलियम, जब से लगती दुनिया बनी तब से लोग कोयला पेट्रोलियम यूज करते आ रहे हैं, मतलब परंपरा से चलते आ रहा, और वो खत्म हो सकता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत समाप्त होने वाले साधन है। सही बात है, जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत वो समाप्त हो सकता है एक दिन, आपने पढ़ा होगा, ये सीमित है, एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं अनवीकरणीय स्रोत भी कहा जाता है। इसका उपयोग करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, विवेकपूर्ण तरीके से, मतलब होशियारी तरीके से, मतलब ऐसे वेस्ट नहीं करना है। हम जान रहे कि भाई कोयला खत्म हो जाएगा, तो कोयला का जहाँ उपयोग वहीं पे, जितना उपयोग वहीं पे करेंगे, तो विवेकपूर्ण ढंग से हम इसको उपयोग करना चाहिए। जैसे उदाहरण देखिए, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस मतलब एलपीजी, सीएनजी, ये सब क्या है, प्राकृतिक गैस जो एलपीजी, सीएनजी, ये सब जो है एक दिन खत्म होने वाला है, ठीक है। अब आइए अनवीकरणीय यानी कि गैर परंपरागत, तो जस्ट इसका उल्टा, गैर परंपरागत बोलते हैं नवीकरणीय, जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, है ना। तो ही बोला गया गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत नवीकरणीय है, और आवश्यकता और क्षमता के अनुसार इनका उत्पादन बढ़ाया और उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल, जितना हमको आवश्यकता होगा, जितना हमको क्षमता पड़ेगा कि हमको इतना चाहिए, हम उसको उत्पादन भी कर सकते हैं। लेकिन हम कोयला थोड़ी उत्पादन कर सकते हैं, कोयला तो पहले उत्पादन हो चुका है, कोयला को बना नहीं सकते हैं, पेट्रोलियम को नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम जो है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा को हम बना सकते हैं, विद्युत ऊर्जा को बना सकते हैं, है कि नहीं, जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे बना सकते हैं। तो इसको बोलते हैं क्या, गैर परंपरागत, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। यहाँ पे जितना जाएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, समझे। जैसे यहाँ पे देखिए भाई, ये देखिए कोयला है, तो कोयला ढेर लगा हुआ है, इसको हम बना नहीं सकते, ये क्या है, ये जो है खत्म होने वाली है कि अनवीकरणीय, ये क्या है, अनवीकरणीय,
करणीय स्रोत है। और ये देखिए सोलर आपको दिख रहा होगा, ये हमेशा जब चाहे तो हम बना सकते हैं ना, अपने घर पे लगा लीजिए, एनर्जी बनना शुरू हो जाएगा, बिजली बनना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नवीकरणीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नवीकरणीय हो जाएगा। चलिए तो बात समझ में आ गया। आगे बोला गया हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। हरित क्रांति अगर देखा जाए सिंपल सी भाषा में, हरित मतलब क्या होता है, ग्रीन। क्रांति मतलब रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब ढेर सारा फसल का उत्पादन होना, यही कहता है हरित क्रांति। एक बार का टाइम आया था 1960 के दशक में, शायद 66 या 67 का। तो अगर जब आपको डेट कंफर्म ना होना तो आप डायरेक्ट लीजिए 1960 के दशक। दशक मतलब उसी 60 से 70 के बीच का जो टाइमिंग है ना, उसी को बोला गया 1960 के दशक, मतलब 10 साल के बीच में कहीं भी रहे। अगर आपको डेट कंफर्म नहीं तो डायरेक्ट बोल दिए 1960 के दशक। मान लें कि 1985 में कोई घटना हुआ, आपको याद नहीं आ रहा क्या था, आप बोले 80 के दशक। 80 से 90 के बीच का जो टाइम है ना, जो साल है ना, 10 साल, उसको बोला गया दशक। तो 1960 के दशक में पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति हुई थी, जिसे हरित क्रांति कहते हैं, है ना। 1960 के दशक में क्या हुआ था, पंजाब में सबसे ज्यादा और हरियाणा में, उत्तर प्रदेश के आसपास में कृषि बहुत ज्यादा हुआ था, बहुत ढेर सारा फसल उगा था। और उस समय भारत का इकोनॉमिक बहुत अच्छा हो गया था, एकदम चला गया था, समझ में आ रहा, 1960 के टाइम में। तो बहुत ज्यादा कृषि हुआ था। तो जो हरित जो फसल जो उत्पादन हुआ ना, फसल में सब आ जाएगा, गेहूं धान जौ जितना फसल है सब आ जाएगा। तो उसकी उत्पादन में बढ़ोतरी हुआ था बहुत ज्यादा। तो उसी को बोला गया क्या, हरित क्रांति। इसने भारत को कृषि के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। आत्मनिर्भर, किसी से ही कोई मतलब आयात करने की जरूरत नहीं पड़ा कि हमको बांग्लादेश से लाना है गेहूं, या तो अमेरिका से हमको प्याज लाना है, मतलब कुछ नहीं, सब भारत में पूरा बना लिया था। इसमें सबसे ज्यादा उपज गेहूं की हुई, सबसे ज्यादा गेहूं उपज हुआ था। और इस क्रांति के जनक कौन थे, एम एस स्वामीनाथन, भारत के थे एम एस स्वामीनाथन। मतलब इसका जो मेन लीडरशिप था, इन्होंने ऐसे बनाया था। इसमें क्या हुआ था, इसमें उत्तम बीजों एवं खाद का प्रयोग किया था। तो आपको इतना लिखना है भाई, है ना, कि हरित क्रांति क्या था। तो सिंपल बोल सकते हैं कि हरित क्रांति मतलब फसल ज्यादा उत्पादन होना, हरित क्रांति कहा था। अगर आपको नहीं याद है ना, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में डायरेक्ट बोलिए, जब फसलों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, फसलों के उत्पादन में क्रांति आ जाता है, तो उसको बोलते हैं हरित क्रांति। अब थोड़ा फ्लैशबैक आइएगा कि हमारे भारत में हरित क्रांति हुआ था 1960 के दशक में, पंजाब में बहुत ज्यादा हुआ था। इसमें जो है गेहूं की खेती बहुत ज्यादा हुई थी, है ना। इसके जनक जो है एम एस स्वामीनाथन है, और इसमें अच्छी बीजों का उपयोग किया गया था। तो एम एस स्वामीनाथन जी है ना, वो भारत के है। ये जो है एम एस स्वामीनाथन, ये भारत के है। और ये है नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, ये जो है वर्ल्ड लेवल पर आता है, विश्व स्तर पर। इसने क्या था, विश्व स्तर पर हरित क्रांति किसने विश्व स्तर पर बोलेगा हरित क्रांति, तो नॉर्मल बोरलॉग। और भारत के लिए एम एस स्वामीनाथन। चलिए अगला है खूनी रविवार क्या है, ये तो आपका इतिहास का सवाल आ गया। खूनी रविवार नाम से सुन क्या याद था, ब्लडी संडे। खूनी मतलब ब्लडी, रविवार मतलब संडे। इसमें हुआ क्या था, जाहिर सी बात है खून वगैरह बहा होगा, है ना। चलिए देखते क्या बोला गया। बोला गया 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध हुआ था। एशिया के एक छोटे से देश ने जापान से पराजित हो गया था। कौन, रूस। रूस और जापान का युद्ध हुआ था। रूस एशिया के एक छोटे देश से जापान से पराजित हो गया था, ठीक है ना। तो एशिया एक देश है, क्या है, रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था। एक सिंपल सी बात करें, 1905 में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ। तो जापान रूस से बहुत छोटा, चूंकि पता है रूस बहुत बड़ा देश है, अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन देश है, नंबर 1 पे रूस आता है। अब भारत जो है 7वां नंबर पे आता है। तो उतना बड़ा देश से रूस हरा दिया, रूस हरा दिया, सॉरी, जापान हरा दिया रूस को। अब क्या बोलता है, पराजय के अपमान हुआ, जनता ने क्रांति कर दी। भाई ये कैसे अपमान हो सकता है, इतना छोटा देश रूस को हरा दिया। तो क्या किया, 9 जनवरी 1905, डेट याद करना, 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह प्रदर्शन करने लगा। और सेंट पीटर्सबर्ग, ये महल का नाम है, सेंट पीटर्सबर्ग स्थित एक महल है, जगह है सेंट पीटर्सबर्ग, एक महल था, उसकी ओर जाने लगा था। तो जार सेना, जार बोलते ना, अरे भाई रूस के शासक को जार कहा जाता था। तो जार मतलब रूस के सम्राट, रूस का राजा। जार के सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। यह घटना रविवार के दिन हुआ था, और इसमें खून किसी को बोलते, जाहिर सी बात है। तो सिंपल 2-3 पॉइंट याद करना है। 1905 में जापान और रूस के बीच युद्ध हुआ था, लड़ाई हुआ था। भाई साहब बड़ा सा देश रूस हार गया था, जापान जीत गया था। रूस के लोगों ने क्या कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया। भाई ऐसे कैसे हो सकता है। और बहुत मतलब बहुत मतलब क्या बोलते हैं,
अरे पैसा की कमी भी आ गया था, थोड़ा सा इकोनॉमिक भी थोड़ा सा डाउन हो गया था। रोटी खाने मतलब अनाज वगैरह मिलने पे मुश्किल हो रहा था। और वहाँ के शासक भी जो अरे जो जार था वो भी उसको बहुत दमन दमन कर रहा था। तो वहाँ के लोगों ने कहा क्या आंदोलन किया। इसको याद करना, सेंट पीटर्सबर्ग स्थित एक महल था, राजा के महल की ओर जा रहा था। ऐसे भी कोई आंदोलन करता तो जाता है ना, उस तरह से जा रहा था। वहाँ के लोग जो था, जार के सेना था, निहत्थे लोग, चूंकि लोग तो जाते हैं बिना थोड़ी गोली बंदूक लेके जाएगा, निहत्थे लोग जाते हैं आंदोलन करने के लिए। और जो जार के सेना था गोली चलवा दिया, बहुत सारे लोग मर गए। संडे के दिन था और खून भी बहा था। जैसे आप यहाँ पे एक छोटी सी तस्वीर देख सकते हैं, ये हमारा है, ये सेंट पीटर्सबर्ग एक और महल है। यहाँ पे लोग जा रहे थे तो बहुत लोग, हाँ देखो ये सेना लोग ने कहा कि गोली चला दिया, बहुत लोग मर गए, बहुत लोग मर गए, हजारों लोग मर गए, पूरा खून खून हो। तो बोला कि खूनी रविवार। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, ऑब्जेक्टिव में खूनी रविवार कब हुआ था? 1905 में, 9 जनवरी। ठीक है, चलिए आगे बोलता है, जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी, क्या बाधाएं थी? आखिर जर्मनी के एकीकरण इतना दिन क्यों लगाया था? 1871 में हुआ था जर्मनी के एकीकरण। बाधा क्या हो रहा था? देखिए, लगभग 300 छोटे छोटे राज्य थे। 300 छोटे छोटे, अब हमारे भारत में 28 गो राज्य है, इतना परेशानी है। 300 छोटे छोटे राज्य रहेगा तो हर 300 छोटे छोटे राज्य में 300 शासक भी रहेगा, 300 राजा भी रहेगा। एक ये प्रॉब्लम था। दूसरा, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी भाई। हर अलग अलग राज्य में राजनीतिक का अलग माहौल था, सामाजिक का अलग माहौल था, धार्मिक अलग ही माहौल था बना हुआ। ये एक प्रॉब्लम था। फिर राष्ट्र की भावना का अभाव था। लोगों को पता ही नहीं था भाई कि अपना देश भी है, बस अपना राज्य है। ऐसे मानते ना, जैसे मान ली भारत राज्य है तो हमको सबसे भारत से प्यार है, जी जान दे देंगे। लेकिन लोगों ने मालूम भारत क्या है, बस अपना बिहार के बारे में सोच रहे, बिहार के लिए जान दे देंगे। लेकिन भारत के बारे में कोई नहीं जान रहा। बाकी बिहार के अलावा छोड़ के कुछ हमला कर लेगा तो ऐसे हाथ फैला ही रह जाएंगे। तो यही वहाँ के लोगों का राष्ट्र की भावना का अभाव था। लोगों को पता नहीं था राष्ट्र क्या होता, अपना नेशन क्या होता, राष्ट्र क्या होता, देश क्या होता, लोग को जानकारी नहीं थी। ठीक है ना। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, और ऑस्ट्रिया जो है वहाँ पे दबाव बनाए हुए था। आपने पढ़ा होगा ना, किसने बाधा दिया था जर्मनी के एकीकरण में? ऑस्ट्रिया ने बाधा दिया था। जर्मनी और इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया ने बाधा दिया था। तो ऑस्ट्रिया वहाँ पे हस्तक्षेप किया था, मतलब वहाँ पे अधिकार जमाया हुआ था। मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी भाई, मेटरनिक तो पता ही है, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। मेटरनिक जानते रहे ना, मेटरनिक युग शुरू था। मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी नेता था। तो इसी यही सब बाधा था जर्मनी के एकीकरण में, बाधाएं थी। इसको खत्म किया गया और लास्ट में जर्मनी का एकीकरण 1871 में जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। जर्मनी का एकीकरण होता है। ठीक है ना। कार्ल मार्क्स का तो नाम सुने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स नाम सुने यहाँ पे, ये होगा क्या नाम जर्मनी के एकीकरण में? बिस्मार्क ना, बिस्मार्क आता है। चले आगे देखते हैं। यही तो जर्मनी के एकीकरण। देखिए कुछ देख रहे, कुछ तस्वीरें यहाँ पे देख रहा, जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, विरोध कर रहे हैं शासक के प्रति। आगे बोला गया यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय क्या है। आइए, प्रति व्यक्ति आय समझिए ध्यान से क्या बोलता है। बोला गया जब किसी देश की कुल आय, हमारे देश में कितना इनकम हो रहा है एक साल में, और कुल जनसंख्या से अगर भाग दे देंगे तो जो परिणाम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसी को बोला गया प्रति व्यक्ति आय। इसको औसत आय भी कहते हैं। मतलब समझे, मतलब मानते हैं हमारा भारत देश है, भारत देश में मानते कि पूरा अर्निंग हो रहा 10 करोड़। ठीक है ना, 10 करोड़ जो एक साल में अर्निंग हो रहा है ना। और 10 करोड़ अर्निंग होने के बाद भारत में मानते कि 10 लाख आदमी है, 10 लाख आदमी। तो 10 करोड़ को 10 लाख से डिवाइड कर दीजिए। भले ही 10 लाख आदमी में से 5 लाख एकदम बेरोजगार होगा, लेकिन आपको उस 10 लाख से आदमी से भाग करना पड़ेगा पूरा पैसा से। तो जो रिजल्ट आएगा उसे बोलेंगे प्रति व्यक्ति आय। जैसे देखिए, राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल राष्ट्रीय आय को भाग करेंगे देश की कुल जनसंख्या। तो आप अपना घर का भी प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं। जैसे मान लें कोई घर में 10 आदमी है, कोई घर में 10 आदमी है, और उसका मान लें कि उसके पिताजी और उसके भाई कमाते हैं, मानते कि कमाते हैं तो 1 लाख कमा लेते, सब एक आए जाए 1000 10 लाख, 1 लाख कमाते हैं। और खाने वाले कितना है? 10 लोग। सबसे बंटवारा हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 10-10 हज़ार पे बढ़ जाएगा। उसके घर का प्रति व्यक्ति आय कितना होगा? 10 हज़ार हो जाएगा। उस तरह देश का भी निकल सकता। तो आपको पता है प्रति व्यक्ति आय लाने वाला हमारा कौन से थे? दादा भाई नौरोजी। सबसे पहले 1868 में दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय लाया था। 1868 में अनुमान लगाया था। ठीक है ना। देखिए भाई, जिस देश का प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगा उस देश को बोलेंगे डेवलप कंट्री। जैसे अमेरिका, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, मतलब हर आदमी वहां पे काम कर रहा है। चाहे आपके घर में 10 लोग हैं,
10 लोग में मात्र 2 लोग कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, और 8 गो ऐसे ही बैठ के एकदम पसर के खा रहा मतलब सबके बाद बोला जा रहा है खा रहा, तो टोटल पैसा बढ़ जाएगा 10,000। अगर वही 10 आदमी जो है सब जो है ना काम करे लगे और सब मिलके कमाए पैसा, सब मिलके पैसा कमाए, 20-20 हज़ार कमाए, जो जितना भी हो सब लोग मिलकर काम करें, तो जाहिर सी बात प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगा तो कपड़ा चेंज हो जाएगा भाई, नया ड्रेस आ जाएगा। खाना में जो खा रहे थे सूखी रोटी और मिर्चें वगैरह वो चेंज हो जाएगा, अब वहाँ पे आना शुरू होगा, मछली आ जाएगा, वहाँ पे सब्जियां आ जाएगी, ठीक है ना। रहन सहन, जो फूस का घर था, जो मट्टी के घर था ना, वो खत्म होगा और ईंट वाला घर बन जाएगा, ठीक है ना घर में टीवी नहीं तो टीवी आ जाएगा, जिसके पास बटन वाला मोबाइल था स्क्रीन वाला मोबाइल आ जाएगा। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक जीवन ऊपर हो जाएगा और डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा। बोला जाता है प्रति व्यक्ति आय बढ़ने पे जिस देश का प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होता है उस देश को डेवलप कंट्री बोला है। आगे हम वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, मुझे पता, मुझे ऐसा लगा कि आपको शायद मजा आ रहा होगा, क्योंकि मेरे को भी मजा आ रहा पढ़ाने में, शायद आपको भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा, ठीक है ना। वस्तु विनिमय प्रणाली का सिंपल सी बात बोले, हमारे पास कलम है, पैसा नहीं है, कलम है, ये कलम जादुई कलम है भाई, तुमको देंगे तो अमीर बन जाओगे, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, भूख लगी हुई है, हम क्या करेंगे, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारा बड़ा सा दुकान है, अब क्या करेंगे, तो भाई कलम, इसके बदले तुम दे दो मुझे खाने के लिए, तो हम पैसा तो नहीं कलम है, तो कलम को कुछ वैल्यू मान ली भाई, एक कलम देंगे तुमको तो तुम मुझे 10 किलो चावल दे दोगे, दिए आपने दे दिया, तो ही हुआ वस्तु है ना, ये पैसा तो नहीं, वस्तु से वस्तु का लेन देन, इसी को बोला गया प्रति व्यक्ति आय। और जब आपको देंगे तो पता है तो आप तो राजा बन जाइएगा, ये जादुई कलम था। चलिए अपना मत देखिए, आगे बोलता है प्रति व्यक्ति वस्तु विनिमय क्या है, देखिए इसी बात बोला गया, जब किसी वस्तु या सेवा विनिमय किसी अन्य वस्तु या सेवा के साथ प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है तो इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। इसके अंतर्गत वस्तुओं की प्रत्यक्ष अदला बदली होती है, तो वही बात है, सिंपल सा भाषा में बोल सकते हैं, जब किसी एक वस्तु की बदली दूसरे वस्तु, एक वस्तु या सेवा बोल सकते हैं, एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरे वस्तु या सेवा का लेन देन होता है ना। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, देखो प्रत्यक्ष मतलब होता है डायरेक्ट, हम आपसे ले रहे हैं, इन्हें कि भाई हाँ लिए भिजवा दीजिएगा, तो इसके माध्यम से नहीं, डायरेक्ट लेन देन कर रहे हैं, तो इसको बोला गया प्रति व्यक्ति आय। अब यहाँ पे बोला गया उदाहरण के तौर पर, उदाहरण भी दे दिया गया कि किसान अगर गेहूं देकर किसी से कपड़ा लेता है तो बोलते हैं उसको प्रति व्यक्ति आय। जैसे यहाँ पे कुछ तस्वीरें देखें, यहाँ देखिए आइसक्रीम बेच रहे हैं, अरे बच्चा पास पैसा नहीं, भुट्टा लेके आया है, मक्का लेके आया है, अरे मक्का इसको देगा, आइसक्रीम इसको दे रहा है, पैसा नहीं तो क्या हो रहा, प्रति व्यक्ति आय और लेन देन हो रहा, वस्तु का वस्तु विनिमय प्रणाली हो रहा। यहाँ देखिए भाई टमाटर दीजिए तो गेहूं लीजिए, ऐसे वाला काम हो रहा। गांव में आज भी ये सब होता है, थोड़ा थोड़ा आप लोग बताइएगा कमेंट करके, आपके गांव में ऐसा होता है क्या, मुझे बताइएगा, क्योंकि कुछ गांव में अभी भी ऐसा है, लेकिन अब जो है प्रति व्यक्ति आय खत्म, वस्तु विनिमय प्रणाली खत्म हो रहा और मुद्रा आ रहा है ना, पैसा आ रहा, लेकिन फिर भी कुछ कुछ होता है, मेरे ख्याल से कुछ कुछ गांव में अभी भी होता है। गर्मी के दिन में आम बेचने के लिए आता है, तो आम के बदले क्या लेगा, लोहा लक्कड़ दे दो भाई, आम ले लो, होता है कि नहीं, तो लोहा लक्कड़ क्या है, तो वही है ना, वस्तु विनिमय, तो वस्तु ही तो है, उसके बदले आम ले रहे हैं, है ना, तो अभी भी होता है। आखिरी सवाल, बाढ़, अगर बाढ़ द्वारा क्षति को कम करना है तो क्या करेंगे, जहाँ पे बाढ़ आता है अब उसको रोकना है तो क्या करेंगे। अब देखिए बोला गया कहीं पहली बात है उपयोग, यहाँ पे बाढ़ से बहुत ज्यादा, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, बहुत जान माल की क्षति होती है ना, बहुत जान माल की क्षति, बहुत लोगों की जान चल जाती है, माल खत्म हो जाता है, तो उसको बचने के लिए कुछ उपाय है कि नदी के किनारों एवं नदी के ओर ढलानों पर मकान का निर्माण नहीं करना चाहिए। नदी के किनारे घर हमको नहीं बनाना चाहिए, नदी के किनारे घर बनाएंगे तो बाढ़ आएगा, डूब जाइएगा। या तो बोला गया ढलाव जगह पे भी बाढ़ नहीं बनाना चाहिए, है ना, उससे भी नुकसान है। आगे बोला गया नदी तट के से कम 250 मीटर दूर घर बनाना चाहिए। यहाँ पे नदी है ना, तो नदी के किनारे से 250 मीटर दूर कम से कम जा करके घर बनाना चाहिए। लेकिन देखेंगे बहुत सा ऐसा जगह है हमारे ही एरिया में, देखिए नदी है, नदी के बगल में घर बनाया हुआ, और इन फ्यूचर अगर बाढ़ आता है तो घर डूब जाता है, ठीक है ना। आगे बोला गया बाढ़ की संभावना वाले क्षेत्रों में जल निकासी की उपयुक्त व्यवस्था करनी चाहिए। अब जान रहे भाई यहाँ पे बाढ़ आता है तो ऐसा व्यवस्था करें जो पानी निकल जाए, है ना, ये व्यवस्था होना चाहिए सरकार के द्वारा। आगे बोला गया गांव अथवा बस्ती को बाढ़ के स्तर से ऊंचा जगह पर बसना चाहिए, भी सही बात है। अब जान रहे यहाँ पे नदी है तो नदी किनारे हमको गांव नहीं बसाना चाहिए, नदी के थोड़ा ऊपर जगह पे, है ना, तो ज़्यादा बेस्ट होगा, बाढ़ से बचिएगा। जैसे यहाँ पे कुछ तस्वीरें आपको मैं यहाँ पे दिखा, ये बाढ़ आया हुआ है, ये देखिए घर बना हुआ, देखिए यहाँ पे ऊंचा जगह पे घर बना हुआ है, ये सब जो घर बनाओ नीचे में ये पानी से डूब सकता है, बाढ़ भर जाएगा, तो है ना। देखिए डैम बनाना चाहिए, अगर बाढ़ पानी भरने की व्यवस्था है कि पानी भर जाएगा, बाढ़ आ जाएगा तो डैम खोल देगा, पानी बाहर आ जाएगा, मतलब पानी निकासी होगा।
फिर जैसे यहाँ पे देखिए नदी किनारे बाहर घर बना दिया, तो नदी भरेगा तो घर डूबेगा कि नहीं डूबेगा। तो भाई साहब हमने यहाँ पे 10 सवाल करा दिया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको 10 में 10 समझ में आ गया होगा, और याद क्या मतलब, याद तो बोले तो याद तो बोले दिमाग में घुस गया होगा। बस आप इसको लिख लेना, और लिख करके आज के आज इसको चाहे जैसे भी तुम बस कंप्लीट कर, है ना, तब समझेंगे कि मेरा जो मिशन है ना वो कामयाब है। चलिए, आप अगर मेरे से जुड़ना चाहते हो, स्पेशली प्रीमियम स्टूडेंट बनना चाहते हो, तो आपको लगेगा 299, और यहाँ पे मिलेगा 450 प्लस बैच है, उम्मीद बैच। इसमें हर कुछ आपको अवेलेबल कराया जाए, वीडियो रिकॉर्ड वीडियो, हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर, नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट भी हो रहा है वहाँ पे, क्वेश्चन बैंक पिछले 10 सालों का, मॉडल सेट, गेस्ट क्वेश्चन, लाइव क्लास भी यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग जुड़ना है तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कीजिए, 82 10 42 32 मोबाइल नंबर है, इस पे जो है कॉन्टेक्ट जरूर कीजिए। आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा 10 में से कितना सवाल आपको याद था, ठीक है ना, ये कमेंट जरूर करना। और एक और कमेंट मैंने बोला था, किसके किसके गांव में अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली होता है, कैसी लगी वीडियो, ये भी अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि इसका फायदा उसको भी मिल सके, खाली अपने पास मत रखिएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।